सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमारे डार साहब यहाँ के प्रेसिडेंट और हमारे साथ हरजीत सिंह ड्यूक साहब भी हैं और बाकी सब लोग हैं। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जो 11 साल की उपलब्धि है मोदी गवर्नमेंट की, उसके लिए रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि 11 साल के अंदर क्या क्या देश ने खोया और क्या क्या पाया, इसका हमने पूरे का पूरा लेखा जोखा लोगों के बीच में आज रखा। इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से मैं बांडीपुरा से कर आया और बारामूला पहुंचा हूं, सबसे पहले मैं बारामूला के शरीफ लोगों को और अच्छे लोगों को, यहाँ के लोगों को, शूरवीर लोगों को सलाम और आदाब करना चाहता हूँ। ये धरती वो धरती है, मकबूल शेरवानी साहब की धरती, जिनके बलिदान के कारण आज कश्मीर कश्मीर है। अगर मकबूल शेरवानी साहब अपना बलिदान ना देते तो आज वो नापाक मुल्क, वो षड्यंत्रकारी मुल्क यहाँ पर बैठा होता और इस कश्मीर की भी हालत वही होती जो उस कश्मीर की है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। आज यहाँ पर भी 400 रुपए किलो आटे के लिए लाइन लगी होती और 400 रुपए लीटर में भी पैसे देकर पेट्रोल ना मिलता। हमारी किस्मत है कि मकबूल शेरवानी साहब ने अपनी शहादत देकर हम सब लोगों को इस नापाक मुल्क के षड्यंत्रों से बचा लिया था। तो इस बारामूला की धरती से मैं उनको नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हम 11 साल की बात करते हैं, मोदी जी के इस कार्यकाल की बात करते हैं, तो मकबूल शेरवानी से साहब से लेकर जो पिछला हमारी और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो इस नापाक मुल्क के षड्यंत्रों से हमें किसी ने बचाया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी एयरफोर्स ने और हमारी आर्मी ने। अगर आपको याद होगा उस रात को जब 10 के 10 जिलों पर इस नापाक मुल्क पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर हमारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ना होती, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी ना होती, S-400 जैसे हथियार ना होते, तो खुद सोचिए कि हमारे इस कश्मीर के अंदर कितना लहू बहता। क्योंकि कश्मीरियों के लहू का प्यासा तो ये नापाक मुल्क शुरू से ही था। और अगर आपको याद होगा, इनके इरादे तो सन 47 से लेकर आज तक वैसे ही रहे। और बड़ी बात यह आती है कि हमेशा कभी मकबूल शेरवानी साहब के रूप में और कभी नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें कोई ना कोई बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री का भी कि अगर उस रात को हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ ना दिया होता तो पता नहीं ये नापाक मुल्क यहाँ पर कितना लहू बहाता। बड़ी बात यह आती है कि जो 11 साल में मोदी जी ने कार्यकाल किया वो आपके सामने है। जब 2014 में मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था तो पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी, केवल भारत डिग्रो कर रहा था। 11वें नंबर की फ्रेजाइल इकोनॉमी थे हम लोग और भ्रष्टाचार से ये देश तंग आ चुका था। अगर आपको याद होगा यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में यहाँ के लोगों से जो रोज हम जब न्यूज चैनल खोला करते थे तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना भ्रष्टाचार की खबर मिला करती थी। लेकिन 11 साल से ऐसी खबर कभी आपको कोई नहीं मिली। और बात यह है कि जब मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था तो उन्होंने सबसे पहला एक संकल्प लिया था, एक वादा किया था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और इसी के चलते देश आज यहाँ पर पहुंच गया कि आज हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर और 11वें से चौथे और अब तीसरे नंबर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बात यह आती है कि जब मोदी जी ने इस देश का कार्यकाल संभाला, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहा था। और अगर आपको याद होगा, जो जन धन खाते लोगों के खुलवाए गए थे, तब कांग्रेस वाले मजाक उड़ाया करते थे कि ये खाते किस लिए खुलवाए गए। लेकिन आज पता लगता है ये खाते इसलिए खुलवाए गए कि कांग्रेस वालों को तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 20 पैसे पहुंचते हैं। अब 80 पैसे का हिसाब किताब तो कभी कांग्रेस ने दिया नहीं, लेकिन मोदी जी को पता था ऐसा ना हो कोई बिचौलिया बीच में मेरे गरीब लोगों का, पसमानदा लोगों का हक खाए, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के चलते जनधन खाते खुलाए गए। तभी जो भी केंद्र से मदद पहुंची, अगर 2000 रुपए भी केंद्र से आए तो वो सायरा बानो के खाते में भी आए और गीता देवी के खाते में भी आए। इसी को सबका साथ और सबका विकास कहा जाता है। तभी आज आप देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस तरह से अभी पीछे अगर मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करूं तो जो तोहफा सबसे बड़ा दिया गया कश्मीर को, खासकर कि हम कहते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, आज रेल के उस मार्ग से भी एक हो गया कि ट्रेन हमारे श्रीनगर में पहुंच गई। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप यहां से बैठेंगे और आप दिल्ली या कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और ये वो चीज है जो काम कभी अंग्रेज भी ना कर पाए, वो मोदी जी ने कर दिखाया। और मैं कल परसों ही देख रहा था कि बड़े पुराने लीडर हैं फारूक साहब, उनके भी आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा मेरे को भी ये खुश नसीबी है कि जीते जी मैंने भी इस रेल में सफर कर लिया, वरना मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ये ट्रेन कभी हमारे कश्मीर भी पहुंचेगी। मोदी है तो मुमकिन है। यही कारण है कि यहाँ पर आज हमारे कश्मीर के लोगों को ट्रेन से कनेक्ट किया गया। यही हमारी 11 साल की यहाँ पर अचीवमेंट है। और बड़ी बात यह आती है, इस ट्रेन से कश्मीर की तकदीर और तदबीर दोनों बदलेगी। जहां पर टूरिज्म को एक सहारा मिलेगा, टूरिस्ट यहाँ पर आ सकेंगे, वहां दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ पर पेरिशेबल गुड्स हैं, फ्रूट्स और कई सारी चीजें हैं जो एक ही दिन में
या कुछ चंद घंटों के बाद आपको जम्मू और जम्मू के बाद श्रीनगर नजर आएंगे। तो एक नई चीज, एक नया यहाँ पर शुरू होने वाला इस ट्रेन के आने के कारण, ये भी नहीं 11 सालों में मोदी जी की हुकूमत का मुझे लगता है हम सब लोगों को जो बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की बात मैं जहां पर जरूर करना चाहूंगा, और मैं आप सब लोगों से ये भी अपील करूंगा कि हमारी बच्चियों को, बहनों को पूरा मौका दीजिए, क्योंकि जो हमने अमृतकाल से शुरू किया था, जब देश ने 75 साल आज़ादी के हुए थे, अमृतकाल से विकसित भारत की ओर जो सफर हम तय कर रहे हैं कि 2047 में जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, 100वीं सालगिरह मनाएगा हमारा देश अपनी आज़ादी की, तो ये देश विकसित भारत बन चुका होगा। क्योंकि इससे पहले तो हम विकासशील ही रहे। आज से अगर आप 11-12 साल पहले चले जाएं तो हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था, गरीबों का देश कहा जाता था, एक ऐसा देश जो खुद के लिए काफी कुछ करने में असमर्थ रहता था। लेकिन आज आप देखिए कि जो तरक्की हम लोगों ने देखी है, कोरोना काल में वैक्सीन हमने डेवलप्ड मुल्कों के साथ बनाई है। इसी कारण अगर आप देखें तो कोरोना में कम से कम हम लोगों का नुकसान हुआ। ये सब कुछ इसीलिए हो सका क्योंकि हमारे पास एक दृढ़ निश्चय वाला प्रधानमंत्री, एक साफ सुथरी छवि वाला प्रधानमंत्री है जो देश को आगे लेकर जा रहा है। एक चीज मैं जरूर, क्योंकि बारामूला की धरती से इस नापाक मुल्क को भी एक्सपोज करना चाहूंगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का मतलब यही होता है कि जिस तरह से अगर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, जो भी रोका नहीं गया, भी चल रहा है कि अगर कभी भी ये षड्यंत्रकारी मुल्क कुछ ऐसा कहेगा तो इसका बदला लिया जाएगा। और सबका साथ सबका विकास के चलते अपोजिशन के भी सभी लीडर्स को अगर आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर जा जाकर उन्होंने इस नापाक मुल्क, षड्यंत्रकारी मुल्क को एक्सपोज किया। इसी को कहा जाता है जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं। देश में कोई भी आपदा आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपने आपस के मतभेद छोड़कर हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है जो अपोजिशन ने भी जाकर पूरी दुनिया में बताया कि ये नापाक मुल्क कितना बड़ा षड्यंत्रकारी मुल्क है। और मैं बार बार कश्मीर के लोगों को ये चीज कहता हूं कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो हमारे कश्मीर के लोगों का लहू, हमारे कश्मीर के लोगों का रक्त खून, क्योंकि 1947 से ही हमारे खून का प्यासा है। मकबूल शेरवानी साहब अगर शहादत न देते तो यहां पर क्या हाल होता। और उस रात को जब 10 जिलों पर इस पाकिस्तान ने अटैक किया है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या हाल होता। और इसी बीच में जब 22 रन का इंसिडेंस हुआ तो आपको याद है 22 रन का मतलब यह था कि वो तो चार इस दुनिया से जो चले गए वो तो अब कभी वापस नहीं आएंगे, और उनका दुख हमको तो है लेकिन उनके घर वालों की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार कश्मीर के ऊपर इस नापाक मुल्क, षड्यंत्रकारी मुल्क ने कश्मीरियों के पेट के ऊपर लात मारी। हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर जो अटैक हुआ, क्योंकि टूरिज्म से हर एक चीज वाबस्ता है यहाँ पर। इन टूरिस्टों का इंतजार कश्मीर के लोग पूरा साल करते हैं। किसी ने बूढ़ी माँ का इलाज कराना है, किसी ने बाप के घुटने बदलवाने हैं, किसी ने अपनी बहन की शादी करवानी, किसी ने बेटी की शादी करवानी। लेकिन इस नापाक मुल्क ने देखा कि 4-5 सालों में, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के लोग तरक्की के साथ आगे बढ़ चुके हैं, तो इसने सबसे पहले हमारे पेट पर लात मारी और 22 रन का इंसिडेंस कर दिया। हमें यहां से पता लगता है कि ये मुल्क कभी भी हम लोगों के साथ सुकून से नहीं बैठेगा। लेकिन करें क्या, एक ऐसा षड्यंत्रकारी मुल्क है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते, लेकिन इस जैसे हमसाये को सबक सिखाना मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। उड़ी और बालाकोट में सबक सिखाया गया और इस बार 22 मिनट में षड्यंत्रकारी मुल्क को घुटनों पर लाकर रख दिया। और हमने इस भिखमंगे मुल्क को बता दिया कि भाड़े के हथियारों से युद्ध नहीं लड़े जाते। और आज कोई भी टेररिस्ट, ये जो भाड़े के टट्टू हैं पाकिस्तान के, आज ये कहीं पर भी सेफ नहीं है, भले आसिफ मुनीर के पीछे छुपे या शहबाज शरीफ के पीछे। किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं देखा जाएगा। हमारे लोगों की तरफ अगर गलत निगाह करोगे तो वहीं पर मारेंगे, तुम्हारे घर पे जाकर तुम्हें ठोकेंगे, याद रखिएगा। और कोई आसिफ मुनीर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और मैं ये बारामूला की धरती से ही ऐलान करना चाहता हूं कि ये मकबूल शेरवानी की धरती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक जवान आपके खिलाफ खड़ा होगा। इसीलिए बाज आ जाओ, हम अमन सुकून वाले लोग हैं। यह कश्मीर वो धरती है जहां पर सबसे ज्यादा दुनिया की जियारतें पाई जाती हैं। यह शेखुल आलम की धरती है। नंद ऋषि जिन्हें कहा जाता था, वो शेखुल आलम जो एक बार जब जा रहे थे तो कुछ बच्चियां जमीन से कुछ निकाल रही थी, जिसे शायद हंज कहा जाता है, हंज कुछ ऐसे कहा जाता है, हंज। और जब उन बच्चियों को शेखुल आलम साहब ने कहा कि तुम ये कर रही हो, उसके साथ तो कई कीड़े मकोड़े मारे जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ की बच्चियां बड़ी होशियार हैं। उन्होंने शेखुल आलम साहब को कहा था कि बाबा जी, जो आपने हाथ में छड़ी ली है, इसके नीचे भी तो कीड़े आ रहे हैं। तो शेखुल आलम साहब ने अपनी छड़ी तोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कभी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। ये वो धरती है जहां पर एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है। लेकिन यहां पर खासकर 87 के बाद जो पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा, जिसके कारण हमारे सबसे पहले कश्मीरी हिंदू भाइयों को यहां से भगाया गया, तो उसके बाद उनकी कत्लो गारत की गई। और उसके बाद
इन्होंने मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें हैं जो षड्यंत्रकारी मुल्क की वजह से। और पिछले युद्ध में भी अगर आप देखें तो जब पुंछ के ऊपर अटैक किया गया था तो षड्यंत्रकारी मुल्क ने कुछ नहीं बख्शा, ना मंदिर बख्शा, ना मस्जिद बख्शी, ना गुरुद्वारा बख्शा। तो इसको एक ही चीज पसंद है, वो कश्मीरियों का लहू। तो इस मुल्क के खिलाफ खड़े होना हम सबका दायित्व भी बनता है। और 11 साल के ऊपर जो खासकर हमारा देश, देखें 2 देश हैं, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, एक ही समय पर दोनों आजाद हुए। एक वो भुखमंगा मुल्क है जो लोगों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता फिरता है, और एक हम हैं जो दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। आज हमारे जो वेपन्स हैं, मेड इन इंडिया, टेस्टेड इन पाकिस्तान एंड नाउ अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड टू बाय। ये है हिंदुस्तान। और एक वो नापाक मुल्क है जो अभी भी वर्ल्ड बैंक के पैसों से टेररिस्टों के घर वालों के जो मुआवजे दे रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि हम बॉर्डर के इस तरफ है, ना कि उस तरफ है। और मैं इन 11 सालों के ऊपर, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बातें तो नहीं कही जाएंगी, लेकिन संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि 11 संकल्प भी हैं, 11 वादे हैं जो हमने अपने लोगों के साथ करने और लोगों ने आगे निभाना है। जिसमें सबसे पहला वादा है कि हम अपनी ड्यूटीज को भी समझे, फुलफिलमेंट ऑफ आवर ड्यूटीज, कि हर इंसान के राइट के साथ एक ड्यूटी भी जुड़ी है। और वो ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम अपना घर अगर साफ रखते हैं तो घर के बाहर भी साफ रखें। घर तो हमारा है, लेकिन जो बाहर है या मोहल्ला है या देश है या दुनिया, ये तो उस खुदा की, उस भगवान की है। क्या इसको साफ रखना हमारा फर्ज नहीं है? तो अपनी ड्यूटी को समझें। दूसरा, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चलें, जिसके कारण आज हम इतनी बड़ी ताकत बने हैं। तीसरा, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ना भ्रष्टाचार करें ना होने दे। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था, ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा तभी विकसित भारत बनेगा 2047 में, जिसका संकल्प हम लोगों ने लिया है। चौथा, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, कानून की हम इज्जत करें, जो कानून है उसको फॉलो करें। 5वां, फ्रीडम फ्रॉम स्लेव मेंटेलिटी, जो हमारे अंदर एक स्लेव मेंटेलिटी शुरू से रही है, क्योंकि 200 साल तक हम लोगों पर राज किया, कभी अंग्रेजों ने कभी बाकियों ने। हम उससे बाहर निकलें। भारत कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है और भारत की ताकत कोई कम नहीं है। भारत के जो टैलेंट है ये आज पूरी दुनिया चला रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं। तो अपने देश को क्यों ना हम आगे लेकर चलें। तो स्लेव मेंटेलिटी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एंड टू डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स, ये भाई भतीजावाद के चलते जो चंद पॉलिटिकल पार्टियां जिनके बाप दादा भी आपके लीडर रहे और खुद भी लीडर हैं और आने वाले बच्चों को भी लाइन में लगाया हुआ है, क्या हमारे कश्मीर में टैलेंट की कमी है? क्या बाकी लोग भी, कोई सेठा साहब जैसे लोग, कोई ड्यूक साहब जैसे लोग और बाकी लोग, क्या ये लोग लीडर बनकर आगे नहीं आ सकते? या इन्हीं डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स वालों ने ही ये सोचा है कि हमने ही 50-60 साल से बेड़ा गर्क किया, आगे भी हम ही करते रहेंगे? देश को आगे लेकर जाना है तो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान की सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। ये नहीं कि राहुल गांधी जी की तरह पता ही नहीं है कि इसमें पन्ने कितने हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर पे लेकर घूमे। देश का संविधान अगर सही तरह से किसी ने फॉलो किया तो उसी भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसका मतलब ही सबका साथ सबका विकास है। और प्रोटेक्शन फॉर रिजर्वेशन, जो पसमानदा लोग हैं जिनको इस कानून में बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए जो आरक्षण है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, ताकि जो पसमानदा गरीब है वो भी उभर कर आ भी आए। और यहाँ पर तो कितनी सारी पसमानदा लोग हैं जिनको कभी उनके हक हकूक ही नहीं मिले। और 9वीं बात जो आती है, वुमेन लेड डेवलपमेंट, कि हम औरतों को, बच्चियों को मौका दें अगर आगे जाने की। जिस तरह से अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर का जब बदला लिया गया तो उसमें बहन सोफिया कुरैशी भी थी, जिन्होंने पूरी तरह से बताया। आज कश्मीर की बच्ची भी सोफिया कुरैशी की तरह देश को आगे लेकर जाना चाहती है। तो हम वुमेन डेवलपमेंट की तरफ काम करें। इसके अलावा स्टेट ड्रिवन ग्रोथ, यानी कि देश अगर आगे लेकर जाना है तो उसमें स्टेट और यूटीज की भी ग्रोथ होना बड़ी जरूरी है, इनको भी आगे लेकर जाए। और 11वां और आखिरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत बनकर रहेगा जब भी हमें ट्रेन कनेक्टिविटी से अब कश्मीर भी बाकी हिंदुस्तान के साथ मिल गया। ये सभी की सभी बातें इसलिए आती हैं कि हम आज ये बताना चाहते हैं कि भारत कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। भले हमारे बीएसएफ, आईटीबीपी है, मॉडर्नाइज्ड है, जिनके पास आज बॉडी आर्मर्स, ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। और यही नहीं, सी वारफेयर में भी भारत बहुत आगे निकल चुका है। आज मेड इन इंडिया हमारे पास वेपन्स हैं जिसको पूरी दुनिया देख रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट कर कर भी बताया कि हमारा वेपन जो है डॉट उसी जगह पर जाकर लगता है जहां के लिए उसे ऑर्डर दिया गया होता है। तो मैं ये सबको यहां से ये संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के इन 11 सालों के अंदर जो देश आगे बढ़ा है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी अब देश के साथ शाना बशाना जो है आगे बढ़ें, ताकि जिस 2047 में विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है उस सब के लिए हम सब लोगों को मोदी जी के साथ इस देश को आगे लेकर चलना है, ताकि आने वाली जनरेशन जब 2047 में हम में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन जो 2047 की जनरेशन होगी वो याद रखेगी कि एक ऐसा इंसान आया था जिसने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाई और हिंदुस्तान की दशा बदली, और आज 2047 में भारत विकसित भारत बना है। बहुत बहुत धन्यवाद।